के हिस्से आती हैं, स्त्रियों के हिस्से आती हैं कई विडंबनाएं, और उन विडंबनाओं पर लिखी जाती हैं कविताएं और कहानियाँ। हेलो दोस्तों, अंतर द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। हर किसी का अपने किताबों का संग्रह होता है, छोटा या बड़ा, और उनमें से बहुत सारी फेवरेट भी होती हैं। मेरी भी हैं, जिन्हें मैं बार बार पढ़ना पसंद करती हूँ, और उन्हीं में से एक है कठगुलाब, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस किताब की कहानी बहुत अलग हो। पहले भी औरतों को लेकर बहुत लेखन हो चुका है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक ऐसा उपन्यास है कि इसे आप जितनी भी बार पढ़ते हो, हर बार एक अलग कहानी नज़र आती है, एक नई किताब की तरह। ये उपन्यास एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी गई है, जिसका हर किरदार अपनी कहानी खुद कहता है। स्मिता, मारियान, असीमा, निर्मदा और विपिन, इन 5 पात्रों से है इसकी कहानी। लेकिन मुख्य पात्र स्मिता ही है, क्योंकि पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द उससे जुड़े रिश्तों के साथ घूमती है। कहानी आगे चलती रहती है, लेकिन कहीं पर भी कोई दोहराव या बिखराव नहीं है। इसकी शैली बहुत ही कसी हुई है। कठगुलाब जीवन के उन साधारण लोगों की कहानी है जो आसपास के सामान्य जीवन में होते हैं और जिनके सपने बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनमें सभी पात्र अपना जीवन एक व्यवस्थित और सुंदर तरीके से देखना चाहते थे बस, लेकिन वही उनके साथ नहीं हो सका। इस किताब के स्त्री पात्रों को उनके जीवन में आए पुरुषों से बहुत दुख मिलता है, लेकिन फिर भी ये कोई फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म को बढ़ावा देती हुई किताब नहीं है, बल्कि इसके 5वें कैरेक्टर विपिन ने भी पुरुष होने के नाते अपने सपनों की एक दर्दनाक कीमत चुकाई है। कहने को तो बस ये 5 लोगों की कहानी है, लेकिन इन 5 लोगों के माध्यम से कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं। स्पेशली स्त्री पुरुष के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का बहुत अनूठा संयोजन है ये किताब। कहानी शुरू होती है स्मिता से और उसके कठगुलाब से। स्मिता एक बहुत साधारण सी लड़की है जो माता पिता के मृत्यु के बाद अपनी बहन और जीजा के साथ रहती है, लेकिन जीजा के घिनौने व्यवहार से उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुछ समय के बाद वो अमेरिका चली जाती है और वहाँ पर वो जॉब भी करती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी। इस नए माहौल में भी स्मिता अपने मन की घुटन से कभी मुक्त नहीं हो पाती, और इसके लिए वो सहारा लेती है एक मनोवैज्ञानिक का, जिम जॉर्विस। लेकिन जिम के लिए स्मिता किसी लड़की से ज़्यादा उसका शोध का विषय बन गई। वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगा और एक दिन उसने उसे शादी के लिए राजी कर लिया। पर दोनों की ज़िंदगी बहुत सुखद नहीं चली, क्योंकि उसका आधार प्यार कभी था ही नहीं, और इस संबंध का एक दुखद अंत होता है। स्मिता अपना बच्चा भी खो देती है और जिम के खिलाफ कोर्ट में केस भी करती है उसके बुरे व्यवहार को लेकर, लेकिन जिम उसे एक मानसिक रोगी साबित कर देता है और कोर्ट केस जीत जाता है। दूसरा और उपन्यास में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर मारियान, जो कि स्मिता के साथ अमेरिका में ही रॉ नाम की संस्था में काम करती है। रॉ यानी रिलीफ फॉर अब्यूज्ड वुमेन, लेकिन दोनों खुद भी उसी का हिस्सा होती हैं, उसी दर्द और तकलीफ का। मारियान का पास भी बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से वो बहुत जल्दी इरविंग से प्रभावित हो जाती है। इरविंग का सपना होता है कि वो बहुत बड़ा उपन्यासकार बने, और इसमें वो मारियान की मदद भी लेता है। बहुत अच्छा लगता है उसे ये जानकर जब इरविंग बताता है कि वो औरतों पर एक उपन्यास लिखना चाहता है, खासतौर से उन औरतों के निजी जीवन पर जो कि समय समय पर इमिग्रेंट जहाज़ों पर लदकर यूरोप से अमेरिका की ओर आती रही और यहाँ बस गई। उसके बाद जो उनका संघर्ष भरा जीवन था, मारियान को ये टॉपिक बहुत छूता है, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते वो उनके पात्रों में खुद को जीवंत महसूस करती है। चाहे वो स्पेन से आई हुई रुथ हो, या फिर इटली से आई हुई एलिना, स्कॉटलैंड से आई हुई सूजन। और एक दिन इरविंग का उपन्यास पूरा होता है। दरअसल वो उपन्यास उसने ठीक से लिखा ही नहीं होता, क्योंकि सारी मेहनत मारियान की होती है। पर जब उपन्यास छपकर आता है तो मारियान का कहीं जिक्र भी नहीं होता। सिर्फ इस उपन्यास में कहीं इरविंग को बाधा न हो, इस वजह से वो कभी माँ भी नहीं बनी। मारियान भी इरविंग के खिलाफ केस करती है और केस हार जाती है। पहले तो मारियान अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, संघर्ष करती है। एक माँ बनने की चाहत में वो एक दिन गैरी कूपर से शादी भी करती है। गैरी कूपर की पहली शादी से बच्चे थे, इसलिए वो नहीं चाहता था मारियान माँ बने। उसने इस बात का विरोध किया,
और इस बार मारियान ने बहुत खामोशी से गैरी कूपर को भी अपनी ज़िंदगी से जाने दिया और एक छोटी सी बच्ची को घर लेकर आई जिसका नाम उसने रुथ रखा। असीमा भारत में स्मिता की दोस्त लेकिन कट्टर पुरुष विरोधी। वो अपने पिता से बहुत नफरत करती थी। उसके पिता ने उसकी माँ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ उनके पसंद की स्त्री नहीं थी। और माँ का ये स्वाभिमान असीमा ने तो समझा लेकिन उसके भाई ने नहीं, और वो भी घर छोड़कर अपने पिता के साथ रहने चला गया। और अपने भाई और पिता की ये नफरत लिए लिए वो बड़ी होती है और धीरे धीरे समाज के सभी पुरुषों से नफरत करने लगती है। जहाँ कहीं कुछ गलत होता वो अपने कराटे या अपनी बातों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहती। चौथा कैरेक्टर है नर्मदा। नर्मदा स्मिता की बड़ी बहन नमिता के वहाँ मेड है। नर्मदा का भी बचपन बहुत कड़वा रहा, चूड़ी कारखाने से लेकर उसके बहन और बहनोई तक। वो बहुत मुसीबतों से जूझती जूझती भी एक छोटा सा सपना लिए रहती थी कि बस शादी हो, बच्चे हो और उसकी एक सुखी गृहस्थी हो। पर उसके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। ज़बरदस्ती उसके जीजा से ही उसकी शादी करा दी गई। और इस उपन्यास का पांचवा और मुख्य पुरुष पात्र है विपिन मजूमदार। वो एक अच्छा इंसान है लेकिन उसे भी शादी से बहुत डर लगता है क्योंकि उसने अपने घर में अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ को हर पल घुटते मरते देखा है। वो उनका जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बंगाली फैमिली थी, उसके अपने ट्रेडिशंस थे और उस घुटन के साथ बड़ा हुआ था विपिन। और उसके भीतर एक इच्छा जन्म लेती है पिता बनने की, लेकिन इसके लिए भी वो शादी करने से बहुत डरता है और सोच में रहता है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसे ये खुशी दे सकती है बिना किसी शर्त के, बिना उसको शादीशुदा ज़िंदगी में बांधे हुए। और ऐसे में उसके जीवन में आती है नीरजा, नमिता की बेटी यानी कि स्मिता की भांजी। उसके जीवन में भी पिता के प्यार का बहुत अभाव था, इसलिए वो अपने से ज़्यादा उम्र के पुरुषों के प्रति आकृष्ट हो जाती थी और उसे विपिन बहुत अच्छा लगा। वो विपिन की इस शर्त को मानने के लिए तैयार थी, इसीलिए उसने उसके साथ लिव इन में रहना भी मंजूर किया। पर वो माँ नहीं बन पाई तमाम कोशिशों के बावजूद। पर जब विपिन की ज़िंदगी में उसे अपनी हार महसूस हुई कि वो चाहकर भी माँ नहीं बन पा रही, तो उसने विपिन का साथ छोड़ दिया और एक डॉक्टर से शादी कर ली। एक सांकेतिक मोड़ पर जाकर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मृदुला जी की लेखन की एक अपनी अनूठी शैली है, कसी हुई। ना वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करती है, ना बहुत सरल, लेकिन अपनी बात को पूरी तरह से भीतर उतार देती हैं। लेकिन उनकी लेखन शैली को हमेशा पाश्चात्य प्रभाव से जुड़ा हुआ कहा जाता है क्योंकि उनमें अंग्रेजी शब्दों की बहुत अधिकता होती है। पर मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि जो आपकी आम बोलचाल भाषा है आज के जीवन में, वो आपको किसी भी लेखन से और ज़्यादा जोड़ती है। 5 खंडों में विभक्त कथानक का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें वर्णनात्मक शैली भी है, आत्मकथात्मक भी है, संवाद भी है, फ्लैशबैक में भी कहानी जाती है, तृतीय पुरुष भी है। सभी का एक अलग सा और बहुत संतुलित मिश्रण है। पूरी किताब में वाक्यों को अधूरा छोड़ा गया, जहाँ पर भी बुरी बात या अनचाही सी बात है लेकिन उसके बावजूद उसका पूरा मर्म समझ में आ जाता है। प्रतीक, बिंब, अलंकार, संकेत सबका समावेश है और बहुत ही अच्छी तराशी हुई। मतलब इतने सारे पात्र हैं, उन 5 पात्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत दूर तक कहानी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ है कहने को तो ये स्त्री के सीमाओं और उसके साथ हुए शोषण की कहानी है, पर कहीं पर भी कोई दर्द नहीं है। उसके पीछे उनकी जीवटता या फिर एक बहुत सकारात्मक पहलू झलकता है। शिल्प दृष्टि से उनकी चितकोबरा मुझे बहुत पसंद है, पर कटकुलाब का अपना एक अलग रूप है। हर बार एक नया मोड़ कहानी का, हर बार सोचने के लिए एक अलग सा विजन। मोटे तौर से देखा जाए तो इसमें जहाँ एक और स्त्री शोषित है उन पुरुषों से, पर अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये उपन्यास मातृत्व से भी बहुत जुड़ती है। हर किसी की माँ बनने की लालसा है, यहाँ तक कि विपिन भी उस मातृत्व को जीना चाहता है एक पिता बनने के जरिए। स्मिता का अपने बच्चे को खोना या फिर मारियान का बच्चों को पाने की ललक और फिर रुथ को गोद लेना, नर्मदा का नीरजा और प्रदीप में बच्चों के लिए प्यार ढूंढना, असीमा का पुरुष विरोधी होने के बावजूद, शादी से विरोध होने के बावजूद
समाज सेवा में बच्चों के लिए कुछ करना और नीरजा का अपने आप को अंत में हार जाना कि वो मां नहीं बन सकती, और उन सब के साथ विपिन के अंदर की वो चाहत जो उसे पिता बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में एक संपूर्ण तरीके से वो उसके लिए अब कोई प्रयोगशाला नहीं थी। जिस भी पहलू से आप इस उपन्यास को पढ़ना चाहें, ये वैसा ही आपके अंतस में उतरता है। एक संकेत के साथ निश्चित भविष्य को लिए हुए ये उपन्यास खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन मन में बड़ी उथल पुथल सी रह जाती है। जो उपन्यास पढ़ते समय एक कसावट महसूस होती है, उपन्यास खत्म होते लगता है जैसे सब कुछ मन में आकर बिखर गया है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है ऐसे पढ़ते हुए। कहने को एक स्त्री बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि उसका एक मूल स्वभाव होता है, उसे समझना यह बहुत कठिन है या बहुत आसान, लेकिन उसके कितने सारे रूप होते हैं। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जैसे पात्र हैं उसका वैसा ही वातावरण और भाषा शैली है, जिसकी वजह से उपन्यास बहुत खूबसूरत है। कटकुला तो स्मिता के घर में लगा था, लेकिन इस उपन्यास के सभी किरदारों से कहीं ना कहीं परिभाषित होता है। जिस तरह से उसका बीज होता है सख्त और उसके किनारे काठ जैसा आवरण है, पर पानी की जरा सी फुहार पड़ते ही वो खिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कैसी भी विषम परिस्थितियां रही हों हर पात्र के इर्द गिर्द, पर उम्मीद की कोई छोटी सी भी किरण उनके जीवन को वापस वैसे ही व्यवस्थित कर दे। आप भी इसे पढ़िएगा ज़रूर और अपनी राय भी दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। जल्दी फिर मिलते हैं किसी नई किताब, नई कविता, नई कहानी के साथ। गुड बाय दोस्तों।